हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके केयर इंस्टीट्यूट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इवन रिएक्शंस के बारे में, और इवन पे कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे, मैकेनिज्म की हमने बात की थी। हमने ये देखा था कि भाई साहब इवन का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, वन का मतलब था कि भाई साहब ऑर्डर वन होगा एंड मॉलिक्युलरिटी भी वन थी। ठीक है, रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप आरडीएस होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है एंड रीअरेंजमेंट हो सकता है। सेकंड स्टेप मेरे पास फास्ट स्टेप होती है। ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने, जहाँ पर अगर कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है तो उसके बेस पर एग्जांपल एंड नॉर्मली हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं। ठीक, अच्छा, इवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब मुझे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट देखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है कि भाई साहब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस तरीके से बढ़ती है, प्लस आई से बढ़ती है ना, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से बढ़ती है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स लगे होंगे उसके साथ, तो उतना ही ज़्यादा मेरे पास कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। हम लोगों ने एक बात और देखी थी कि जब भी मेरे पास एल्कीन बनेगा, हम जानते हैं कि भाई साहब इवन से एल्कीन बनने वाला है। ठीक है, और जब एल्कीन बनेगा तो वहाँ से सेटजेप प्रोडक्ट मेरे पास मोर स्टेबल हुआ करता है एंड देन हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, सेटजेप एंड हॉफमैन की बात कब आएगी? जब 2 डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन्स हो। तो मैं जानता हूँ कि भाई साहब पहले लिविंग ग्रुप मतलब कि X माइनस लीव करता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, देन बीटा हाइड्रोजन निकलता है ना। बीटा हाइड्रोजन एंड कार्बोकेटायन के बीच में मेरे पास डबल बॉन्ड आ रहा था। ठीक, तो फिर इस डबल बॉन्ड की कहानी को लेकर, अगर डबल बॉन्ड मोर क्राउडेड है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो हम क्या बोलते हैं भाई साहब ये सेटजेप प्रोडक्ट है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है, एंड जो अपना हुआ वो क्या चीज़, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी इवन के बारे में, है ना। और हमने देखा था कि मेरे पास इसमें रिएजेंट वीक बेस यूज़ होता है। एंड हमने एक बात और देखी थी कि अपना सेम कंपाउंड बेस की तरह बिहेव करता है एंड सेम कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्डिंग करता है अपना कंपाउंड, तो मैं उसको बोल रहा था न्यूक्लियोफाइल। अगर प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, प्रोटॉन को ट्रैप कर लेता है अपना कंपाउंड, तो उसे मैं क्या बोल रहा था भाई साहब ये बेस है, जो कि इवन में हम लोगों ने बातें की। ठीक है, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इवन पे इतनी सारी बातें हम लोगों ने रखी। आज देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं आप लोग को, है ना, जो कि अपने इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगा। मुझे पता है कि भाई साहब इवन से एल्कीन बनता है। ठीक है, लेकिन एक नई बात जो अभी तक हमने नहीं की थी, दरअसल क्या होता है ना कि इवन रिएक्शन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर पॉजिटिव सेंटर पे, अगर कार्बोकेटायन पे, ठीक है, अपना कंपाउंड जो रिएजेंट था वो उस पर अटैक कर लेगा, तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब ये है ना कि इवन में SN1 रिएक्शन भी होती है, जो कि नई बात है, हम बस जान रहे हैं, है ना। जब भी इवन रिएक्शन चलती है ना, तो उसके साथ SN1 रिएक्शन भी होती है एंड इस रिएक्शन में SN1 ज़्यादा फेवरेबल होता है, SN1 मेजर होता है। ठीक, इस वजह से ना इवन रिएक्शन एल्कीन के लिए ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, एल्कीन बनाने के लिए ना इवन अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि EN के साथ साथ ना SN1 भी चल रहा होता है। हालांकि उस टॉपिक पर हमने बात नहीं करी थी, अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमने बस सुन लिया। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं E2 रिएक्शन से। अच्छा, E2 में भी सेम कहानी होगी, मेरे पास एल्कीन ही बनने वाला है ना, लेकिन E2 में SN2 नहीं बनता है। ठीक है ना, E2 में क्या बनने वाला है, एल्कीन बनेगा। यहाँ पर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये E2 वाले रिएक्शन ना NCERT में गिवन है, कभी आप NCERT खोल के देखना, तो वहाँ भी मैं दिखाता हूँ मैकेनिज्म उसकी क्या है। ठीक है, एंड वहाँ पर मुझे TS बनता है ना, उसकी बात करते हैं अभी हम लोग। तो ज़रा इसको अपन लोग रफ कर लें। सो मैकेनिज्म वाला पार्ट हम देखते हैं। आज हम बात करते हैं E2 के बारे में। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि भाई साहब बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक, इसकी हम बात कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, रिएक्शन कब कब होगी। सबसे पहले बात हम बात करते हैं, है ना, सॉरी, बात करता हूँ रिएजेंट की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिएजेंट मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अभी तक क्या था उसमें वीक बेस था, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस पे हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है उसकी हम बात करें, तो हमारे लिए ना
स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे हो सकता है RO माइनस, जिसे हम बोलते हैं है ना एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे यही यूज़ होने वाला है। ठीक, एक बार हम ऑर्डर देखते हैं, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, स्टेबिलिटी का। तो हम देखते हैं कि भाई साहब मिथॉक्साइड आयन CH3 CH2O माइनस, इथॉक्साइड आयन, ठीक है, CH3 CH CH3O माइनस, आइसोप्रोपोक्साइड आयन, है ना, एंड इस तरीके से टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये मेरे पास बेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, इस चीज़ को ना हम लोग ये भी लिखते हैं MEO माइनस मिथॉक्साइड आयन, ETO माइनस, है ना, इथॉक्साइड आयन, एंड इसे हम लिखते हैं आइसोप्रोपोक्साइड आयन, इसे हम लिखते हैं ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, है ना, लिखते हैं TERT, टर्ट लिखते हैं शॉर्टकट में, बात कर चुके हम इस पर, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है, ये चीज़। तो ये मेरे पास बेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फिलहाल अपने लिए तो लिखा होता है OH माइनस, NCERT में कभी देखोगे ना तो बस लिखा होगा OH माइनस, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना। बेसिकली पूरा लिखते हैं हम लोग, है ना, MEO माइनस या फिर ETO माइनस, इस तरीके से अपन लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये रिएजेंट यूज़ होगा। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात ये है ना, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, बीटा हाइड्रोजन मस्ट है, बीटा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो ये कांड हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा, लिविंग ग्रुप वगैरह होता ही है, उस पर हम बात करते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एंड उसके थ्रू हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। सो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, मैं अगर R ले लूँ, R छोड़ते हैं, CH3 CH2, है ना, X। देखिए अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बीटा कार्बन, तो यहाँ पे हो गया बीटा हाइड्रोजन हो गया। ठीक, लिखते हैं हम लोग ETO माइनस, बेसिकली बेस है ये, बेस को ना हम ये लिखते हैं B माइनस, सिम्बल्स यूज होता है, एंड यहाँ पर हम लोग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, E2 मैकेनिज्म हो रही है, बेस को मैं सिंपल लिखता हूँ B माइनस। मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पर, मैकेनिज्म बेसिकली सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है ना। होता क्या भाई साहब, ये बेस आता है, ठीक, मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, देखो अल्फ़ा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन। बेसिकली जो बी है ना, बेस इस प्रोटॉन को ट्रैप करता है, इसके साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अच्छा, फिर जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कन्वर्ट होता है मेरे पास डबल बॉन्ड में, एंड यहाँ से मेरे पास इस तरीके से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ठीक, यही पहली स्टेप है, यही मेरे पास RDS है। अब यहाँ पे एक TS बनेगा जब, ठीक है, बेस इस H के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड तो पहले से बना है एंड डबल बॉन्ड बन रहा होगा, एंड ये हम लोग का रिलीज़ हो रहा होगा। तो बेसिकली B पार्सली माइनस के फॉर्म में होता है इस तरीके से। ठीक है, एंड मेरे पास इस तरीके से CH2, और ये तो बॉन्ड पहले से बना है एंड एक ये बनने वाला है। ठीक है, CH2, एंड मेरे पास से हेलोजन निकलने वाला है पार्सली माइनस। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ये होता है, आप देख लो। ठीक, इसे मैं बोलता हूँ TS, ये एक TS बना, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। अब देखो क्या होता है इसके बाद, देखिए ये बेस BH के साथ निकल गया, BH प्लस X माइनस निकल गया मेरे पास, लिविंग ग्रुप क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये 2 था ना, यही देख रहा था। ठीक, क्या बन गया मेरे पास, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट एल्कीन। ठीक है, तो क्या होता है भाई साहब, बेस प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग करता है
बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है एंड मेरे पास जो लिविंग ग्रुप है वो निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये सब काम एक साथ होता है। तो बीच में क्या बनती है, टीएस बनती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है एंड हैलाइड आयन यहाँ से निकल रहा होता है, तो ये बना टीएस। अब देखिए BH के फॉर्म में निकल गया, डबल बॉन्ड के साथ बन गया एल्कीन एंड X- मेरे पास ऐसे निकल गया। ठीक है, तो यही मेरे पास बेसिकली स्लो स्टेप है एंड ये मेरे पास पहला स्टेप क्या है, RDS है। तो बस मैकेनिज्म इतनी ही है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। शायद वहाँ ना दिख रहा हो, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, विजिबल है वहाँ तक, ये कहानी हुई। ठीक, अच्छा इसमें कुछ बातें हम और कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए जो रेट है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RX पे। RX का मतलब मैं एल्किल हैलाइड लिख रहा हूँ एंड जो मैं बेस लिया हूँ ना, बेस के कंसनट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही तो स्टेप है, सिंगल स्टेप है। तो मैं बात करूँगा यहाँ से R= रेट की बात करता हूँ अगर मैं, तो रेट मिल जाएगा K RX कंसनट्रेशन, बेस का कंसनट्रेशन। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से। तो दो बातें करेंगे हम लोग, पहली तो ऑर्डर की, 2 हो जाएगी एक्सपेरिमेंटली, मॉलिक्यूलरिटी तो मुझे पता है कंसंट्रेशन ये पावर का सम 2 हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलरिटी विद रिस्पेक्ट टू RX, सॉरी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RX, तो मैं क्या बोलता, 1 बोलता। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ये चीज़। तो रेट के बारे में ये बात हुई। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है भाई साहब, सिंगल स्टेप की, है ना। चौथा, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। छठी बात, फॉर्मेशन ऑफ TS। ठीक है, और TS मेरे पास एंटी शेप में होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ TS टेक्स प्लेस। ठीक है, तो मेरे पास एक TS बनेगी, कार्बोकेटाइन का कोई फॉर्मेशन नहीं है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी एंड अपना ऑर्डर की बात हो गई, मॉलिक्यूलरिटी की बात हो गई, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें भी मेरे पास ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेटजेफ्स रूल फॉलो, सेटजेफ रूल मेरे पास फॉलो होगा। ठीक, अच्छा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती है, जिस पर अपन लोग अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कभी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बात करेंगे, तब तक आप इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बना मेरे पास ये, बस मैं ये इतना ही लिखता हूँ, ये BH और इससे कुछ मुझे कोई मतलब नहीं होता है, तो ये बन गई मेरे पास रिएक्शन। ठीक, रिएजेंट के नाम पर ना, रिएजेंट के नाम पे एक बंदा और यूज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। लिख लीजिएगा आप, KOH है अल्कोहलिक, NCERT में गिवन है। अगर अल्कोहलिक KOH भी लिखा है एंड एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसके पास बीटा हाइड्रोजन है ना, तो हो ना हो पक्का एल्कीन बनने वाला है। ठीक है, ये चीज़। तो इसमें आप लोग एक पार्ट और ऐड करिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड अल्कोहलिक KOH। ठीक है, एंड ऑर्डर की मैं बात करा बेस की, तो ये ऑर्डर हो गया एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले आप इतना कॉपी करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है ना, इतना लिख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पर भाई साहब, अच्छा एक बात, एक और इम्पोर्टेंट, जब कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो शॉर्टकट हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई साहब X निकालो आप, ठीक है, मतलब कि X एंड बीटा हाइड्रोजन एंड X आप निकाल दो एंड इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब कि इस केस में मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, ठीक है, कि एक साइड से मैं हेलोजन निकालूंगा एंड बीटा हाइड्रोजन निकालूंगा, है ना। तो जो हेलोजन वाला कार्बन है ये कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है उनके बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, आसानी से कहानी है।
तो बात करते हैं हम इस पर, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की बात। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ सिंपल लेते हैं सबसे पहले। अब आप देखो, जैसे मैं ये ले लूँ प्लस, देखिए मैं अल्कोहलिक KOH भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा होगा आपकी बुक में अल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा सर, फंडा क्या समझते हैं, जिस कार्बन से X लगा है उस कार्बन को देखना है, एंड वो कार्बन एंड बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलने वाला है एंड यहाँ से X निकलने वाला है। तो X वाले कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन वाले कार्बन, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपल क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा मैं कैमरा में चेक कर लो फोकस। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फोकस का। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल मैं अगर देखूं तो आप देखो CH3 CH2 CH I CH3 प्लस, एंड अभी मैं इसके साथ ले रहा हूँ अल्कोहलिक KOH, ऐसे यूज़ होता है अपने बुक्स में, है ना। अब बुक में आप देखना KBr निकाला होता है एंड H2O बना होता है ना, बुक में आप कभी देखोगे तो लिखा होता है KBr निकल गया एंड H2O निकल गया। ठीक है, फिलहाल उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखो आप अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है, 2 डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन, तो 2 कंडीशन होगी। पहले क्या होगी, जब इस कार्बन एंड इस बीटा हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। दूसरी कंडीशन, जब इस कार्बन एंड इस बीटा हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, X तो निकल रहा है ना। तो आप देखो कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट का मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि रीअरेंज होना ही नहीं है। ठीक, तो आप देखो पहले तो ये बनेगा CH3 CH2 CH, आएगा ना डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर ये CH एंड CH3, एक तो ये बनेगा। ठीक है, इसमें लाइन को रफ करता हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। समझे, प्लस जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा देन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, अगर आपने GI पढ़ा हो, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तो ये सिस और ट्रांस दोनों करेगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो। अच्छा, डबल बॉन्ड मोर क्राउडेड दिख रहा है, तो ये सेटजेप प्रोडक्ट होगा। ठीक, इससे लिखता हूँ भाई साहब, ये क्या होगा, सेटजेप प्रोडक्ट। ठीक है, एंड अपना ये जो लेस स्टेबल है, ये क्या हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट बात कर चुके हैं अपन लोग, ये चीज़। ठीक है, ये कहानी होती है। तो सेटजेप रूल फॉलो होगा ऑल्सो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ, आप देखो CH3 CH CH3 CH2 एंड आवर I। अब मैं ये लिखता हूँ ETO माइनस हीटिंग एंड E2 रिएक्शन हो रही है, ऐसे भी लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो क्या होगा, I हट जाएगा, अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन, तो इस अल्फ़ा कार्बन एंड बीटा कार्बन के बीच में क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड आने वाला है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बस ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। नाम लिख सकते हो आप 1 2 3 ऐसे करके, 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन। एक और देखते हैं हम लोग, अगर मैं ये ऐसा कुछ यूज़ कर लूँ। ठीक है, अब देखना आप, ये चीज़ मैंने यूज़ किया एंड फिर अपना वही ETO माइनस हीटिंग E2 रिएक्शन हो रही है। तो मुझे बताया कि ये अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन, ये भी बीटा ये भी बीटा। ठीक है, इसको मैं डबल डैश तो इसको ट्रिपल डैश बोल देता हूँ, समझे। जो I से लगाना नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इससे नेक्स्ट बीटा, इससे नेक्स्ट बीटा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, जब इस बीटा कार्बन एंड इस अल्फ़ा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। दूसरी कंडीशन, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए एंड यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आप देखो CH3। ठीक, पहला ये कंडीशन, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है ना, डबल बॉन्ड CH3
एंड CH3, एक तो ये बनेगा, सही है, डबल बॉन्ड आ गया, एंड दिस इज अवर मोर क्राउडेड। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, व्हेन CH3 CH है ना। अब देखो आप या तो यहाँ पे है ना, मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ तो आपको दिख रहा है एल्कीन मोर क्राउडेड है, तो ये क्या हो गया मेरे पास सेटजेप्स प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट लिखता हूँ उसको मैं, एंड ये एल्कीन देखिए लेस क्राउडेड है, तो मैं इसे बोलूँगा हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, ये कहानी होती है। ठीक, अब इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसमें देखना CH3 CH CH3 CH3, ठीक है, CHI, ठीक, अपना भाई MEO माइनस मैंने यूज़ कर लिया, ETO माइनस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, E2 रिएक्शन हो रही है। तो अब देखना इसको मैं ये लिख दूँ क्या चलेगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, यही चीज़ तो है, क्यों है ना। इससे मुझे एक बात बतानी है, अब देखना अल्फ़ा कार्बन बीटा बीटा डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन, तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, फिर एक बार यहाँ लगेगा, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड C, है ना, H एंड अवर CH3 बन गया डबल बॉन्ड इसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट एक डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में, इस अल्फा कार्बन एंड इस बीटा हाइड्रोजन के बीच में। तो नेक्स्ट मैं ये लिखता हूँ CH3 CH3, ठीक है, H C एंड डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, CH, एक H ये लगाइए, ठीक, ये चीज़ समझे। CH था ना, डबल बॉन्ड आ गया CH3, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, एक एल्कीन ये बना। मोर क्राउडेड एल्कीन कौन सा है, ये वाला, देखो तो ये क्या हो जाएगा सेटजेप प्रोडक्ट, एंड ये मेरे पास हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है ना, लेस क्राउडेड दिख रहा है ना। ये यहाँ से मुझे क्या बताना था, अगर आप देखो अगर यहाँ से I निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन, दिख रहा है आपको, कार्बोकैटायन एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। अगर E1 रिएक्शन हो रही होती तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होता, हाइड्राइड शिफ्ट होता, एंड ये कार्बोकैटायन यहाँ पे आता, ठीक है। तब ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आता एंड एक बार यहाँ पे आता, समझे। तो ये काम किस में होता, E1 में हो रहा होता, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या पढ़ रहे हैं E2, तो E2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो इस बात के लिए एक एग्जाम्पल ही हो गया, ठीक है। चलो बता दो क्या इसको अच्छे से, देखो कुछ ऐसे था ये, आई यही तो लगा है। अगर मैं यहाँ से I को हटा दूँ, अगर मैं कार्बोकैटायन बनवा दूँ, कार्बोकैटायन ये बन गया, तो बेसिकली ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल। इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है E2 में, तो मुझे ये मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार यहाँ लग जाता है एंड एक बार यहाँ लग जाता है ना, मैं लिखता हूँ E2 प्रोडक्ट लिखता हूँ, एक तो ये बनेगा प्लस एक ये बन जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहीं पे मैं E1 प्रोडक्ट भी लिखता हूँ, E1 के लिए पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो कार्बोकैटायन यहाँ बन गया, है ना। अब देखो अब E1 प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ, E1 ये हो गया मेरे पास रीअरेंजमेंट फॉर E1 के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो एक बार मुझे यहाँ मिलेगा डबल बॉन्ड यहाँ पर, एंड एक बार मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ दिख रहा है, दोनों सेम है, तो एक बार यहाँ मिल गया, है ना, दिख रहा है, बीटा ये भी बीटा ये भी बीटा ये भी, तो एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड चूँकि ये, और यहाँ पे से कहीं पे एक, तो ये था E1 प्रोडक्ट, ये था E2 प्रोडक्ट, ठीक है। समथिंग डिफरेंट है ना,
है ना, ये चीज़ सही है। तो E1 E2 में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जनरली आपको NCERT बेस्ड बुक्स में ये मिलेगा, अल्कोहलिक KOH वगैरह मिलेगा, लेकिन हम लोग ETO माइनस ऐसा भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर भी थोड़ी बहुत कहानी है, तो वो अपन लोग कभी पढ़ेंगे, है ना, उसका भी हमारे लिए इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।